नमस्कार। नमस्कार। प्यारी सी खूबसूरत सी सुबह में आप सभी दर्शकों का मैं अर्पिता बिहार विहान की इस खास मॉर्निंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और मैं दिव्या आप सभी दर्शकों का इस सुबह में, इस प्यारी सी मीठी सुबह में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। बिल्कुल दिव्या, कितने दिन बीत गए दर्शकों, कितने दिन बीत गए नहीं सुनी चिड़ियों की चहचहाहट, कितने दिन बीत गए नहीं देखी सूर्य की सुनहरी किरणें, कितने दिन बीत गए नहीं देखी दूब पर ओस की बूंदें। आह, कितने दिन बीत गए। जी बिल्कुल अर्पिता, क्या खूब कहा है आपने। यानी कि हमें अपने जीवन में बदलाव खुद ही लाना होगा। बिल्कुल। इसके लिए कठिनाइयों को फेस करना होगा, क्योंकि हर सुबह हमारे जीवन में नया उजाला लेकर आती है, नई कठिनाइयाँ लेकर आती है। इन सभी कठिनाइयों को, इन सभी हर्डल्स को हमें खुद फेस करना होगा, आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल दिव्या, और कहते हैं ना कि सुबह आती नहीं है, सुबह लाई जाती है। और कई बार देखते हैं दिव्या हम कि तमाम लोग देर से उठते हैं और ये जो सुबह का खूबसूरत नज़ारा होता है वो मिस कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, तो मुझे लगता है वो इन चीज़ों को ज़रूर रिलेट कर पाएंगे। और इसका एक और मोटिव है कि ज़िंदगी में अक्सर हम अपने लक्ष्यों को शायद नहीं पहचान पाते हैं, या यूं कहें कि हम भटकते रहते हैं इधर उधर, नहीं समझ पाते कि हमारे ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है। और चारों तरफ हमारे जीवन में वो अंधेरा बरकरार रहता है। लेकिन जब हम ये पहचान लेते हैं कि हमारे ज़िंदगी का लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमें इसे हासिल कैसे करना है, तब समझ लीजिए हमारी जिंदगी की सुबह आ चुकी है। जी बिल्कुल अर्पिता, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। यानी कि हमें अपने जीवन में प्रण लेना चाहिए कि हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए एक कदम ज़रूर बढ़ाना चाहिए और ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। लेकिन दिव्या, हम चर्चा जो कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, वो चर्चा ये थी कि आर्ट के बारे में हम बात कर रहे थे और अपनी अपनी साड़ियाँ डिस्कस कर रहे थे कि इसमें कौन सा आर्ट बना है, मेरी साड़ी में कौन सा आर्ट बना है। लेकिन दिव्या, एक ऐसी आर्ट है जो हमारे जीवन में बहुत आम है, लेकिन कई बार हम उसे पहचान नहीं पाते। कई बार तुम मेहंदी लगवाने जाती होगी और कई बार कीप की जगह आपने ठप्पे लगवाए होंगे, क्यों दिव्या? जी बिल्कुल अर्पिता, स्कूल टाइम में हमें वही मेहंदी लगाना होता था, क्योंकि स्कूल में हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन थे। आप एक हफ्ते तक मेहंदी लगा नहीं सकते हो, और वो जो कला थी, मतलब वो जो जिस आर्ट से हम ठप्पे लगवा के मेहंदी जाते थे, वो 24 घंटे में हट जाती थी। बिल्कुल। तो हमारा मोटिव मतलब होता था ठप्पे वाली कला। अब वो कौन सी कला है? यानी छापा कला। और छापा कला कितनी विस्तारित कला है, बहुत कम लोगों को शायद मालूम होगा। इसलिए छापा कला से जुड़ी तमाम बातें करेंगे, और इसके लिए स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। आपका उनसे परिचय करवाते हैं। हमारे साथ है अर्चना कुमारी जी। जी हाँ, छापा आर्टिस्ट है। बहुत बहुत स्वागत है अर्चना जी आपका कार्यक्रम बिहार विहान में। और आपसे तमाम बातचीत हम लोग करेंगे, बातों का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन कुछ आपके बनाए गए नमूने हैं जिनकी क्लिप हम अपने दर्शकों को पहले दिखाना चाहेंगे। देखते हैं छापा कला के बारे में कुछ जानकारियां जो अर्चना जी द्वारा बनाई गई हैं।
दर्शकों, आपने देखा छापा कला के कुछ नमूने। अब आगे बढ़ते हैं अर्चना जी की ओर और जानते हैं आखिर छापा कला है क्या। अर्चना जी, आपसे सबसे पहला सवाल तो मैं यही करना चाहूँगी कि छापा कला, हमने मधुबनी पेंटिंग सुनी है, टिकुली आर्ट सुना है, कलमकारी भी सुना है। छापा कला आखिर होता क्या है, इसके बारे में आप हमें बारीकी से अपने दर्शकों को बताइए कि क्या आखिर छापा कला कैसे किया जाता है, प्रोसेस क्या होता है और ये है क्या। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी इस शो में, इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। इसके लिए थैंक यू दिव्या, थैंक यू अर्पिता। और छापा कला जो है एक ऐसा माध्यम है जो आपके इर्द गिर्द है, हर चीज़ में है, लेकिन इसकी पढ़ाई होती है अलग से, ये चीज़ें बहुत कम लोगों को पता है। हालांकि ये बहुत पुरानी, आप मान सकते हैं मोहनजोदड़ो के टाइम से ये है, हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन अब इसके बारे में आप लोगों को या कॉमन पीपल को बहुत कम पता होता है। छापा कला जैसे ऐसी चीज़ है जो सबसे पहले तो फाइन आर्ट्स में फाइन आर्ट्स जब हम एडमिशन लेते हैं, मैं तो जैसे गई थी पेंटिंग के लिए, लेकिन सबको पता होता है कि पेंटिंग ही एक सब्जेक्ट है, हमको पोर्ट्रेट बनाना आता है, बाकी चीज़ें आती हैं, तो हमको पेंटिंग में जाना है, आर्टिस्ट बनना है। लेकिन जब मैंने एडमिशन लिया, उसमें ऐसा था कि मुझे प्रिंट मेकिंग के बारे में पता चला, छापा कला। फिर मैं थोड़ा ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट लेने लगी, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, क्योंकि उसमें जो भी चित्र बनाने हैं वो डायरेक्ट कैनवस पे या डायरेक्ट किसी पेपर पे नहीं बनाना है, हमको उसके लिए किसी माध्यम की ज़रूरत होती है, जैसे वुड लेते हैं या जिंक प्लेट लेते हैं, या इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग माध्यम हैं, लिथोस्टोन है। इन चीज़ों पे पहले हमारा जो भी चित्र बनाना है उसको बनाते हैं, उसके बाद उसकी छाप लेते हैं। हम किसी भी चीज़ पे ले सकते हैं, पेपर पे या कपड़ों पे, या आप इसको अगर कमर्शियल देखेंगे तो बैग्स बनते हैं आजकल, बेडशीट बनते, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये बहुत ही अलग होते हुए भी हमारे आम जीवन में दिखाई देती है। हाँ। छापा कला के अगर इतिहास की बात करें, कितना पुराना इतिहास है। जैसे आपने कहा कि ये मोहनजोदड़ो से इसका संबंध है, और जो उस वक्त वहां से मोहरें प्राप्त हुई थी, मोहर जो मोहर छपाई के लिए हाँ। या किसी चीज की पर्टिकुलर जानकारी देने के लिए कि ये चीज यहाँ की है, हाँ। वो मोहर होती थी। और वहां से कुछ सूती और रेशमी वस्त्र भी मिले थे जिन पे छापा कला के नमूने थे। हाँ, तो मैं जानना चाहूंगी ये कितनी पुरानी सभ्यता है और भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास की कहानी कैसे बताती है। आप जैसे बहुत अच्छा बोला, मोहनजोदड़ो के टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ मिली, मुहर मिली है जिसमें एक बैल की आकृति छपी हुई है मुहर पे जी। तो वो तो है ही, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जो हमको बताती हैं कि ये बहुत पुरानी है, पुरानी आर्ट लेकिन भारत में इसको लाने वाले इसको भारत में अगर हम जब से हमको डॉक्यूमेंटेशन मिला है कि ये कब आया, कैसे, ऐसे तो प्रिंट बहुत सारी चीज़ों में होता आया है। ठप्पा जैसे कि आप बोल रही हैं कि छाप, मेहंदी की छाप, या साड़ी पे वुडन वो बना के सील और छापते हैं, तो वो तो एक कमर्शियल सेक्शन है इसका, उसी का एक पार्ट है। ये छापा कला बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप इसमें एज एन आर्टिस्ट करियर भी बना सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग माध्यम हैं जिससे छपाई की जाती है। सबसे अच्छा नमूना मैं ये कहूँगी कि जो आपका जो बिहार, ये बंगाल गजट है, जो न्यूज़पेपर आया है, जो आपकी जो मीडिया आई है, वो सबसे पहले छपने का जो मशीन है, हाँ, वो हमारे छापा कला से ही शुरुआत क्या बात है। तो ये चीज़ घूम फिर के मतलब वो जो पहला गजट आप बोल रही है जो छपाई हुई थी, वो किसी न किसी ठप्पे के जरिए या यूं कहें टाइपिंग नहीं हुई थी, या पेन या कलम से लिखावट नहीं हुई थी, वो किसी चीज पर उकेरी गई थी, पहले शब्द उकेरे गए थे, फिर उनको छापा गया था पेपर में। हाँ, वो भी एक उसका एक टर्म है, मूवेबल टाइप बोलते हैं उसको। उसकी मशीन आई थी, पहले तो गोवा में आई, फिर बंगाल में उसका वो हुआ, फिर छपा। ऐसे ही आप आम अगर देखा जाए तो हमारे घरों में जो देवी देवता की तस्वीरें हैं, जो शुरू में सबसे पहले तो आप मूर्तियों के रूप में ही हमारे समाज में होता था, या किसी मंदिर में या किसी राजे महाराजा के घर में मूर्तियां होती थी।
तो आम जनता के लिए वहाँ तक हर दिन पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो इसको राजा रवि वर्मा जो उस समय बहुत महान चित्रकार अभी भी हैं, तो उन्होंने ये चीज़ देखी और उन्होंने जो माता सरस्वती या अलग अलग जो देवी देवता हैं उनकी तस्वीरें पहले ऑयल कलर में बनाया, उसके बाद उसका ओलियोग्राफ प्रिंट लिया। ये भी प्रिंट का एक माध्यम। ओलियोग्राफ, इस शब्द को आप थोड़ा समझाइए विस्तार में कि समझाइए। ओलियोग्राफ क्या है? हाँ। ओलियोग्राफ ऐसा है कि आप ये जो भी पेंटिंग बनाया उसको पहले एक स्टोन पे ट्रेस किया किसी माध्यम से, और उसके बाद उसको यानी आप बता रही हैं कि किसी पत्थर पर जो भी मान लीजिए लाइमस्टोन, हाँ, पहले हाँ। उस पत्थर पर आप उस चीज को उकेर लेंगी, या हाँ, उसकी हाँ। चित्रकारी, या यूं कहें कि उसको, जैसे हम लोग देखते हैं कि लकड़ी के नमूने पर मान लीजिए मेहंदी की छपाई का नमूना है, हाँ। ऐसी किसी भी देवी देवता भगवान का नमूना हम किसी पत्थर पर उकेर लेते हैं। हाँ। अच्छा। उसके बाद उसको उसके ऊपर कलर लगा के, पेपर उसके ऊपर रख के और मशीन में छपाई की जाती है। उसका एक पर्टिकुलर मशीन है, जैसे ओलियोग्राफ का एक अलग मशीन है, अगर मैं बात करूंगी एचिंग का, उसका एक अलग मशीन है, लिथोग्राफ जो है छपाई के लिए वो उसका एक अलग, तो हर मीडियम के लिए एक अलग अलग मशीन है जिसमें छपाई की जाती है। बाकी सारा प्रोसेस हम फ्रेम जो बनाते हैं जिस पे ड्राइंग बनाते हैं वो खुद बनाते हैं। आपने रंगों की बात की, कलर की, तो इससे रिलेटेड एक सवाल है कि किस प्रकार के कलर इस कला में यूज़ किया जाता है, और सरफेस क्या होता है? अगर हमें छापना है तो किन किन सरफेसों पे हम छाप सकते हैं इस छापा कला को? रंग थोड़े से अलग होते हैं इसमें। जैसे नॉर्मली हम जब पेंट करते हैं तो कोई भी कलर उठा के पेंट ब्रश पेन किसी भी चीज़ से हम पेंट कर सकते हैं, लेकिन छपाई में बेसिकली हम लोग इंक का ही इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग इंक होता है, इंक में बहुत ज़्यादा कलर वेरिएशंस नहीं होते, नॉर्मल जो प्राइमरी सेकेंडरी कलर्स हैं वो कलर्स ही होते हैं। उनको हम जब प्रिंट करते हैं तो मिक्स करके कलर बना के और उसको प्रिंट करते यानी हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से आप इस कले को, मतलब इस कला में काम करती हैं, यानी कि प्राइमरी कलर को जोड़कर सेकेंडरी टर्शियरी कलर, हाँ, फिर हाँ। आप उसे प्रिंट करती हैं। हाँ, एक्चुअली हम जब बनाते हैं प्रिंट और पेंटिंग में मैं एक डिफरेंस ये बताऊंगी कि पेंटिंग आप कलर लगा रहे हैं, आप लाल कलर लगा रहे हैं तो आपको पता होता है कि आप लाल रंग लगा रहे हैं, लेकिन प्रिंट में ऐसा नहीं होगा। अगर आपने प्रिंट में पहले येलो कलर लगाया है, बाद में आप उसमें लाल रंग लगाएंगे तो क्योंकि ये ऑयल सरफेस है तो मिक्स होके वो ऑरेंजी कलर या दूसरा शेड वो लेगा। तो आप एंड में जो आपके पास जो प्रिंट छापा कला जो निकलती है वो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो कैसा होगा, किस रंग का होगा, आपने उसमें कितने रंग डाले। आप एक छापा कला आर्टिस्ट हैं और बहुत सारे हमारे दर्शक भी ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि एक आर्टिस्ट ये पूरा प्रोसेस करता कैसे है। जो नमूना होता है जिसमें उस आकृति को उकेरा जाता है, वो आकृति जो है क्या आप छापा कला आर्टिस्ट खुद उकेरती हैं, और फिर उसके बाद उसका जो सेकंड टर्म आता है छपाई का, वो भी आप लोग स्वयं करती हैं क्या? हाँ, इसके जी, प्रोसेस जी। के बारे में मुझे डिटेल से बताइए। एक्चुअली पहले तो हम नॉर्मली पेपर पे ड्राइंग करते हैं, जो हमारा अपना थीम होता है, सब्जेक्ट होता है। हर आर्टिस्ट का एक अपना अपना सब्जेक्ट है जिस पे वो काम करते हैं। तो हमारा एक अपना पैटर्न, एक स्टाइल होता है, उसको पहले पेपर पे हम ड्रॉ करते हैं हमारे इमेजिनेशन से। उसके बाद उसको हम मान लिया वुड में निकालना चाहते हैं, तो वुड में पहले हम टूल्स होता है प्रॉपर, टूल से उसको कार्व करते हैं। जहाँ हमको मतलब सफ़ेद चाहिए, लाइट कलर चाहिए, वहाँ हटा देंगे, वुड कार्व कर देंगे। उस तरीके से उसमें कार्विंग होती है। वुड का एक प्लेन सरफेस लेते हैं, उस पर कार्विंग करते हैं, फिर उस पर कलर लगाते हैं, ऊपर से पेपर रख के फिर उसको प्रिंट करते हैं। जी, आपने इंस्पिरेशन और प्रेरणा की बात की, तो हम बात कर रहे थे, मैं देख सकती हूँ आप पेंटिंग भी लेकर आई हैं। हाँ, अर्पिता बता रही थी अर्चना जी कि इन्होंने इसमें महिलाओं की इमोशंस के बारे में कुछ बनाया है। बिल्कुल, तो मैं चाहूंगी अपने दर्शकों को आप पेंटिंग जरूर दिखाएं और समझाएं भी कि आपने इंस्पिरेशन कहाँ से लिया और इस पेंटिंग में क्या कुछ आपने दर्शाया है। बिल्कुल। एक्चुअली ये मैं इसकी 2 प्रति इसीलिए लेके आई हूँ। आप देख सकते हैं ये दोनों सेम हैं। ये चीज़ें पेंटिंग में पॉसिबल नहीं है। आप इसका एक्चुअली उद्गम भी ऐसे ही मान सकते हैं कि किसी को पेंटिंग चाहिए और एक ही बनेगा, बोलेंगे वो एक ही है, लेकिन इसमें आप बहुत सारे बना सकते हैं।
बहुत सारे मतलब हाँ इसमें एडिशन मेंशन होता है कि एक कलाकार ने इसकी कितनी प्रतियां ली हैं। जैसे मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है, अब दिख रहा होगा शायद, 3/6, तो ये 6 प्रति मैंने ऐसी सेम 6 प्रति छापी है और इसमें से ये तीसरा नंबर का है। ये एक्चुअली ये एचिंग है, जिसको एचिंग मशीन से प्रिंट करते हैं। मशीन मतलब वो मैनुअली होता है, उसमें कोई ऐसा स्विच नहीं है कि हम स्विच ऑन कर दे और प्रिंट हो जाए। उसको उसमें डाल के और प्रेस घुमाते हैं तो वो इस पे प्रेस होके फिर इंक इस कागज़ पे लग जाता है। वो जो आपका नमूना है, जो भी जिंक प्लेट आप बता रही थी या जिसके माध्यम से भी आप ये छपाई करती हैं, हाँ। वो नमूना ऑलरेडी बना आप लोग एक बार बना लेती हैं, फिर उसके बाद जितनी भी प्रतियां हमें चाहिए आप उससे निकाल सकती हैं क्या? अलग अलग कलर भी उसके ज़रिए, जैसे अभी आपने ये दोनों में सेम कलर का इस्तेमाल किया है, मान लीजिए आपको एक दूसरे रंग का चाहिए, एक दूसरे रंग का चाहिए, तो क्या ऐसा संभव हो पाता है? हाँ हाँ, हम लोग कलर के साथ थोड़ा खेलते भी हैं। जैसे हम 6 प्रिंट निकालना है तो एक मुझे ब्लैक एंड वाइट चाहिए तो वो भी करते हैं। कलर आप इंक वो जैसे जिंक प्लेट का जो मैंने साचा रेडी किया है उस पर मुझे जो कलर चाहिए मैं वो लगा के अलग प्रिंट दिखेगा सेम, उस पर ड्राइंग सेम होगी, लेकिन हाँ कलर थोड़ा सा अलग हम यूज़ करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहीं ना कहीं छापा कला है और काफ़ी डिटेल भी आप लगातार हमें बता रही है, लेकिन छापा कला एज अ करियर कितना सही होगा किसी भी युवा के लिए, क्योंकि युवा पीढ़ी है चाहती है कि कुछ नया करें और इस तरह के आर्ट के बारे में लोगों को शायद इतनी गहराई से नहीं मालूम होता है। तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, संदेश क्या है युवा पीढ़ी के लिए कि वो इस आर्ट में किस तरीके से आ सकते हैं, क्या पढ़ाई कर सकते हैं, एज अ प्रोफेशन सिलेक्ट करेंगे तो इनकम के क्या साधन हो सकते हैं? जी, आगे जाकर अपॉर्चुनिटीज़ और फाइनेंस मैनेजमेंट जो होता है वो कैसे कर सकते हैं? ये ऐसे भी आर्ट ऐसा है, माता सरस्वती की देन कहेंगे इसको, कि जो भी आर्ट में होते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती हैं। लेकिन हाँ इसको अगर टेक्निकली हम देखेंगे तो फाइन आर्ट्स के अंदर जो छापा कला है उसमें बहुत सारे, एक तो ये बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, बिहार में मान सकते हैं और भी जगह पे है, यहाँ है, तो इसको इसमें इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जैसे एक टीचर बन सकते हैं बिहार में, एक इस सब्जेक्ट की टीचर भी बन सकते हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजों में पढ़ा सकते हैं और एज एन आर्टिस्ट फ्रीलांस अभी काम कर सकते हैं। उसमें गवर्नमेंट बहुत हेल्प करती है, आपको तरह तरह के स्कॉलरशिप देती है, स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे बहुत सारे। जैसे मुझे ही भुवनेश्वर में मैं 2 साल थी, उसमें ललित कला एकेडमी भारत सरकार द्वारा मुझे स्कॉलरशिप मिला था। एक रिसर्च था, प्रोत्साहन गवर्नमेंट का था कि मैं एक अच्छा काम कर सकूं एज एन आर्टिस्ट। फिर उसके बाद एक और स्कॉलरशिप मिला मुझे जिसमें MHRD मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, उसमें 2 साल। तो ऐसे करके गवर्नमेंट हेल्प करती है कि आप एक अच्छे कलाकार, एक उम्दा कलाकार बन सकें और आप आगे जाके अपने गैलरीज़ हैं बहुत सारी जो आपका काम खरीदती हैं, और क्योंकि प्रिंट थोड़ा सा अलग दिखता है पेंटिंग से, तो गैलरीज का एक टेस्ट होता है कि हमको ऐसा ऐसा काम चाहिए, वो बायर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, आपसे बात करेंगे, तो बहुत अच्छा विकल्प है ये, मैं तो कहूँगी। इसमें आप ये एक ऐसा काम है जिसमें आप इंजॉय भी करेंगे और आप अर्निंग भी करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अर्चना जी, और आपने ना सिर्फ छापा कला के बारे में हमें इतिहास की बातें बताई बल्कि इसको करते कैसे है ये भी जानकारी इन्होंने दी है, और साथ ही साथ हमारे तमाम युवाओं को भी आपने मोटिवेट किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बिहार में आने के लिए और तमाम जानकारी आप पहुँचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आप दोनों का। आज की सुबह को खास बनाने के लिए हमने एक और बंदोबस्त किया है आपके लिए, क्योंकि सुबह की शुरुआत अगर हम चाय, अखबार और प्यारी सी संगीत के साथ करें तो हमारा दिन बन जाता है। बिल्कुल दिव्या, तुम ठीक कह रही हो कि बिहार में हमारे तमाम दर्शक उम्मीद रखते हैं कि हम माहौल को बहुत खुशनुमा बनाएं, और गीत संगीत एक ऐसा माध्यम है कि हमारे मन को प्रफुल्लित कर देता है। हमारा जो कार्यक्रम है बिहार बिहान हमारे दर्शकों की जीवन में खुशी घोलने में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता, जिसके कारण से आज हमने स्टूडियो में एक खास मेहमान को बुलाया है जो कि लोक गायिका हैं, भजन गायिका हैं, अमृता सिन्हा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
जी अमृता जी, अमृता जी ने देखिए ना सिर्फ वो भजन गाए हैं बल्कि बहुत सारे लोकगीत भी गाए हैं, और हमारे बिहार की जो संस्कृति है, हमारे बिहार की परंपराएं हैं, हमारे तीज त्योहार है, उन सब पर कई गीत भी गाए हैं। लेकिन देखिए आजकल माहौल क्या है, जन्माष्टमी अभी पिछले कल था और हर कोई दिव्या अमृता जी कहीं ना कहीं श्री कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इस कृष्ण की भक्ति में क्यों ना हम लोग भी डूब जाते हैं एक बार फिर से। और कल तो जन्माष्टमी हो चुका है वैसे, लेकिन चूंकि अभी छठी तक ये सिलसिला जारी रहेगा, तो एक कृष्ण भजन से कार्यक्रम की आप अपनी शुरुआत करते हैं। कीजिए। जी। सच बात है कि जिधर देखिए अब जन्माष्टमी की होर है, कृष्ण होर है, और इसको लेके एक मतलब पूरे देश में एक अजब सा अद्वितीय नज़ारा छाया हुआ है कृष्ण को लेके। कहते हैं जब गोकुल में कृष्ण का जन्म हुआ था तो सारे गोकुल नगरी में बधाइयाँ बजने लगी। तो आइए उसको याद करते हुए एक बहुत ही प्यारा सा सोहर है जो कृष्ण भगवान के ऊपर दर्शाया गया है, वो सुना रही हूँ। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। देवकी के कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। नंद मगन मन मोतिया लुटावे, रानी जशोमती पलना झूलावे। घर घर बाजे शहनैया गोकुल में बाजे बधैया हो। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। क्या बात बहुत है। प्यारा सोहर आपने गाया है, हमारे बिहार की संस्कृति को दर्शाते हुए कि बच्चे के जन्म में जो सोहर गाया जाता है। श्री कृष्ण के बारे में आपने जो सोहर गाया है, और इसके साथ साथ हम आपके तमाम जो भजन है और आपके जो लोकगीत हैं उनके बारे में भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा आपके बारे में जान लेते हैं। क्यों दिव्या जी, कि बिल्कुल अर्पिता। मतलब आप 2 दशकों से, जितनी मुझे जानकारी है, आप 2 दशकों से गा रही हैं। तो नॉर्मली क्या इंटरेस्ट लोगों का होता है पढ़ाई लिखाई करेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, लेकिन गायन के क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट कैसे जगा? मतलब वो कौन सी परिस्थितियां थी जिनसे आपको लगा कि मैं भी गायिका बन जाती हूँ? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हर का एक अपना अपना गुण होता है, और कहते हैं कि भगवान सब में कुछ न कुछ खास गुण दे के भेजते हैं। बिल्कुल। तो किसी को खेल के क्षेत्र में रुचि होती है, किसी को गाने के क्षेत्र में रुचि होती है। तो बचपन में मतलब स्कूल जाया करती थी तो उस समय सारे मतलब एक मेरी फ्रेंड थी, बहुत अच्छे से मतलब वो गाना गाती थी, भजन गाती थी, तो बहुत सारा अप्रिशिएट मिलता था लोगों का, काफ़ी मतलब मोटिवेट उसको किया जाता था। तो देख के एक अंदर में मुझे भी लगता था कि मैं भी गाना स्टार्ट करूँ, क्योंकि था तो जहन में तो था, बस उसे निखारने की ज़रूरत थी। तो मैंने उनसे बात की और मैंने फिर उस चीज़ों के बारे में लोगों से पता किया। फिर मुझे बातों बातों में मेरे गुरुजी के बारे में पता चला, जिनसे मैं उनके पास गई और उनसे मैं अपनी संगीत की शिक्षा की शुरुआत की। क्या बात है। तो मतलब उससे मेरा इंटरेस्ट जगते गया और फिर मैं पूरी डिवोटिव होती गई अपनी। अभी तक आपने कितनी शिक्षा ली है संगीत के क्षेत्र में? कहते 6th ईयर हमने कंप्लीट कर लिया क्लासिकल म्यूजिक से लेके। क्या बात है। और लोकगीत भी है, लाइट म्यूजिक भी है, भजन भी है। तो जो बेस होता है हमारा क्लासिकल होता है, तो उस क्लासिकल को देखते हुए मतलब हमारा 6 ईयर कंप्लीट हो चुका है। जी अमृता जी, आपने जैसा बताया कि आपका इंटरेस्ट बचपन से ही सिंगिंग के क्षेत्र में था, और बहुत अच्छी बात होती है अगर किसी का इंटरेस्ट उसका प्रोफेशन बन जाता है तो। बिल्कुल। बाकी आपने लोकगीत का जिक्र किया, तो मैं ज़रूर चाहूँगी आप एक लोकगीत सुना दें, हमारे दर्शकों की सुबह को रंगीन बना दें। जी जी बिल्कुल। अभी तो जैसा कि मीठी मीठी हल्की हल्की बारिश की जो फुहार हो रही है, तो उसको देखते हुए कहते भादो और सावन में खासकर बारिश का जो मौसम होता है तो वो एक अलग छवि देखने को मिलता है। तो आइए इस सुबह को और ख़ास बनाते हैं अपने इस भजन से और मतलब लोकगीत से। हाँ। कि हरे रामा रिम झिम के बरसे लापनिया, भिंजते आवे धनिया ए रामा।
कि अरे रामा रिम झिम के बरसेला पनिया, भेजते आवे धनिया ए रामा। पहिरे बनारसी साड़ी, ओ पे लागल गोटा किनारी रामा। कि पहिने बनारसी साड़ी, ओ पे लागल गोटा किनारी रामा। कि अरे रामा कमर में बांधे कर धनिया, भिजते आवे धनिया ए रामा। कि अरे रामा रिम झिम के बरसेला पनिया, भिजते आवे धनिया ए रामा। दिव्या, आज सुबह भी बारिश हो रही थी और इनका गाना जो इन्होंने अभी अभी बारिश को लेकर गाया बहुत रिलेट भी कर गया, क्योंकि हम लोग भी भीगते भीगते सुबह थोड़े हम परेशान हो रहे थे कि बारिश हो रही है, आने में तकलीफ हो रही है, लेकिन आपकी आवाज ने हमें उस बारिश को और खुशनुमा अच्छा महसूस करवा रही है। बिल्कुल। बाकी मैं बस आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आपकी आवाज बहुत ही मधुर और सुरीली है, तो आप रियाज के लिए क्या कुछ करती हैं? रियाज तो जो एक आर्टिस्ट होते हैं, हर आर्टिस्ट जो जो जिस क्षेत्र में, उसको रियाज तो उनकी प्रायोरिटी होती है और वो सबसे पहला भूमिका निभाता है एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी में। तो रियाज को लेके कहते हैं सुबह का जो रियाज होता है वो काफ़ी मतलब कार्यरत होता है हम लोगों के लिए। सुबह में अलंकार होते हैं, मतलब जो हमने कहा क्लासिकल, तो उसमें अलंकार होते हैं, तो अलंकार को गाना होता है। मतलब 2 घंटे 3 घंटे रियाज, ऐसे तो कहा गया है कि रियाज आप कितना भी कर लो वो कम है, बट 2 से 3 घंटा मान के चलते। लेकिन आज इतना व्यस्त लोग हो गए हैं कि आधे घंटे 1 घंटे भी समय दे रहे हैं, लेकिन हमें रियाज करना नहीं छोड़ना होता। क्या सुर लगाते हैं रियाज जी, में? जी। अगर कुछ सुर अभी अगर आप लगा पाए, अगर आपको कोई तकलीफ ना हो, तो क्यों ना एक सुर जरूर लगा कर दिखाइए, हमारे दर्शक भी समझेंगे रियाज के बारे में। सा रे ग मा पा धा नी सा। यानी कुल मिला के आप एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करती हैं अपने रियाज का, आपकी आवाज से पता चल रहा है हमें। और इसके आगे बस आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि कई लोगों के जीवन में, जैसे आपने संगीत को अपना करियर बनाया, तो कई चुनौतीपूर्ण भी आपने झेला होगा, आपको कुछ ना कुछ कठिनाई आई होंगी आपकी लाइफ में, तो आप इनसे कैसे उभरती हैं? जैसा कि एक हाउसवाइफ भी देख रहे हैं कि उस चीज़ों को लेके घर को संभालते हुए अपने कैरियर को देखना, ये सबसे बड़ी चुनौती की बात होती है। लेकिन कहते हैं कि जब इरादा मजबूत हो तो रास्ता खुद ब खुद बन जाए। बिल्कुल। तो सब लोगों का सपोर्ट मिला साथ में, तो इस चीज़ों को करने में मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, इसको सुचारू ढंग से चलता गया, इसमें बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ नहीं हुई। दोनों को मैंने मैनेज करके चला, अपनी ज़िंदगी को भी और अपनी म्यूज़िक को भी, किसी चीज़ में कोई रुकावट नहीं आया। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तनाव केवल समस्याओं को जन्म देता है और मुस्कुराहट समाधान लेकर आती है। दिव्या, जैसा कि अर्पिता, मैंने सुबह भी कहा था, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें अपना एक कदम तो जरूर प्रयास करना ही चाहिए, आगे बढ़ाना ही चाहिए। और हमारे साथ साक्षात उदाहरण बैठी हुई हैं। अमृता जी, बातचीत के सिलसिले में मैं ये ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी, जैसा दिव्या ने कहा कई कठिनाइयाँ ज़रूर सामने आती होंगी, लेकिन एज अ प्रोफेशनल सिंगर कई बार आप स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, अलग माहौल दिखता है, लेकिन कई बार आप स्टूडियो में होते हैं, बहुत अलग माहौल होता है। दोनों में कितना फ़र्क होता है और खुद को उस परफॉर्मेंस के लिए रेडी कैसे करती हैं, और कई बार कुछ गड़बड़ होता है तो मैनेज कैसे होता है? ये भी सवाल बहुत अच्छा है, खासकर हम लोगों के लिए कि हम लोग लाइव में भी कंसर्ट करते हैं और स्टूडियो भी मेंटेन करना होता है। तो जब लाइव प्रोग्राम होते हैं तो हमें दर्शकों के अनुकूल चलना पड़ता है, क्या डिमांड है, क्या है, उस चीज़ों को दिमाग में करते करते अनुभव जो होता है, तो उस चीज़ों को हम लोग प्रेजेंट करते हैं कि
अभी क्या लोग खोज रहे हैं, कौन सा भी भजन गाएं या फिर क्या गाएं, तो उसमें लोगों की रुचि बनी रहेगी। मतलब आप गा रहे हैं, और दर्शक झूम रहे हैं हाँ, कि नहीं झूम रहे हैं, ये हम लोग कहीं के ऊपर बोर तो नहीं प्रेशर हो रहे रहता हैं। है हाँ। कि मैं कैसे उनको झुमाऊं। हमारा एक मोटिव होता है कि जो हम गा रहे हैं, जो समझा रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उनसे लोग कनेक्ट करें, एकाग्रता से सुने, ऐसा ना कि बोर हो। तो मुझे हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि स्टेज पे देखना कि सारे ऑडियंस को एक साथ बांध के रखना, ये एक कलाकार के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। बिल्कुल, हाँ। तो और स्टूडियो में होता है कि लाइव में हो गया, आप लाइव स्टेज पे जा रहे हो, गा रहे हैं, अगर बाई दी वे कोई गाना मिस्टेक हो गया, नहीं भूल गए लाइन, तो हम लोग वहाँ पे फिर अपनी बातों से, अपने जो भी चीज़ों से ऑडियंस मैनेज कर होते लेते हैं, सवा हैं, बांध तो देते हैं। मैं समा बांध देते हैं, मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जब ये स्टूडियो जाते हैं तो स्टूडियो में तो होता है आपको आजकल के तो इतने टेक हो जाते हैं कि टेक ले लेके हम लोग गा लेते हैं आराम से, कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन लाइव में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है हम लोग को। स्टूडियो में तो कर लेते हैं हम लोग। अगर कभी कुछ लाइव हुआ में गला खराब हुआ है आपका? क्योंकि ये सिंगर के साथ बहुत होता है कि मेरा अचानक से गाने के लिए जा रहे हैं और पता लगा कि मेरे गले में खराश आ गई है, गला बैठ गया है। लिरिक्स भूलती हैं, क्योंकि मैंने कई सिंगरों से सुना है कि वो लिरिक्स भूलते हैं और माइक जो होता है दर्शकों की तरफ कर देते हैं कि उन्हें तो जरूरी आपका सॉन्ग याद होगा, तो वो गुनगुना देंगे तो हमें भी याद आ जाएगी। जी जी, ऐसा होता है, बहुत होता है। कभी कभी तो सच में लिरिक्स भूल जाते हैं, तो समझते अब क्या करें। तो वहाँ पे हम लोग जो ऐसा कि आपने कहा कि हम लोग जयकार लगा लिए, अगर भजन गा रहे हैं तो जयकार लगा लिए, नहीं तो कुछ अगर कंसर्ट कर रहे हैं तो उसमें बातें कर ली ऑडियंस की, और उनको भी साथ में हमने गवा दिया कि कुछ आप गा लो, आप सुना दो, तो वो मैनेज हो जाता है हम लोगों का आपसी बातचीत में। क्योंकि एक कलाकार जो होता है वो मूडियल होता है, वो हर चीज को अपने अकॉर्डिंग मोड़ लेता है, वो कोशिश करता है कि ये किसी मतलब आपकी जो मिस्टेक है वो सामने वाले को कुछ पता ना चले। तो कलाकार की खासियत है कि वो किसी भी चीजों को अपने तरह से ढाल लेते हैं, माहौल बना देते हैं। और हम जरूर चाहेंगे एक गाना और एक और आप सुना दे, एक भजन हमारे दर्शकों के सामने सुबह में प्रस्तुत कर दे प्लीज। अभी कुछ दिन की पहले की बात है, वे वृंदावन में गई थी घूमने। जैसा कि मैंने कहा कृष्ण जन्माष्टमी को लेके बहुत है, तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं वृंदावन धाम घूम के आऊँ, क्योंकि वहाँ कृष्ण भगवान का एक अजब मनोरम लीला देखने को मिला। जब मैं गई तो आज भी ऐसा प्रतीत होता है कि हर वृंदावन की गलिया में कृष्ण और राधा की छवि आज भी देखने को मिल रही है। ऐसा दिल में मतलब प्रतीत होता है। कहते वहाँ एक प्रेम मंदिर है, मानो साक्षात प्रेम का वो मंदिर है, साक्षात प्रमाण है वो मंदिर। तो बहुत आनंद आया घूम के। तो वो छवि जो है ना दिल में बसा के मैं भी आई हूँ, तो उस चीज़ों को अपने गाने के माध्यम से, भजन के माध्यम से मैं पेश कर रही हूँ। दिल में छवि तुम्हारी बसती है कृष्ण प्यारे, दिल में छवि तुम्हारी बसती है कृष्ण प्यारे। अब तुम हुए हमारे, हम हो गए तुम्हारे। अब तुम हुए हमारे, हम हो गए तुम्हारे। दिल में छवि तुम्हारी बसती है कृष्ण प्यारे। अब तुम हुए हमारे, हम हो गए तुम्हारे। क्या बात है अर्चना जी। भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो सबसे खास बात है वो प्रेम को सबसे महत्वपूर्ण बताते हैं। और जन्माष्टमी के साथ साथ जो ये पर्व हम लोग मना रहे हैं 6 दिन का, क्योंकि ये पर्व एक तरह से होता है, क्योंकि 6 दिन चलेगा, फिर छठे दिन श्री कृष्ण की जो है छठी होगी और फिर व्यंजन बनेंगे, पकवान बनेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में ये जो परंपराएं हैं कहीं ना कहीं हमें जोड़ती हैं, बांधती हैं और प्रेम की तरफ बढ़ाने का प्रयास करती हैं। और जहाँ प्रेम होता है मुझे लगता है सारी नकारात्मकता अपने आप खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि आपने तमाम बातें भी बताई हैं, क्यों ना आपसे एक और, अगर आपके जहन में है अभी कुछ गुनगुनाना चाहें तो क्यों ना एक लोकगीत हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं हमारी संस्कृति जो है, आपने कहा तो हर क्षेत्र में दर्शाती है। कभी झूमर, कजरी,
पूर्वी, चैती, हर विधा होता है अपनी संस्कृति का, बिहार खासकर अपने फोक में। तो उसमें से एक झूमर मैं सुना रही हूँ जो काफ़ी प्रचलित है और बहुत अच्छा लगता है, ये काफ़ी पारंपरिक है, तो उसे मैं सुना रही हूँ। ए अम्मा नींद कैसे सोई रे, सेजरिया लागा चोर। ए अम्मा नींद कैसे सोई रे, सेजरिया लागा चोर। सेजरिया लागा चोर रे, सेजरिया लागा चोर। ए अम्मा नींद कैसे सोई रे, सेजरिया लागा चोर। टीका पर लागा चोर रे, तेरा पर लागा चोर। टीका पर लागा चोर रे, तेरा पर लागा चोर। ए अम्मा नींद कैसे सोई रे, सेजरिया लागा चोर। बहुत खूब। आप 2 दशक से सिंगिंग कर रही हैं, यानी कि 20 साल। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने जब स्टार्ट किया था और अभी क्या बदलाव आ गया है, और अगर हमारी युवा पीढ़ी अभी आना चाहती है सिंगिंग में तो उन्हें क्या कुछ सीखने की ज़रूरत है? ये भी प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन आज कहते बदलाव, हर क्षेत्र में बदलाव आया, तो हमारे गायन में भी बहुत बदलाव आ गया है, खासकर टेक्निकली भी बहुत चीज़ें बदल गई है। जैसे पहले के लोग या पहले जो रिकॉर्डिंग होते थे गाने, तो उसमें 1 टेक में आपको गाने गाने होते थे, बट आज मतलब सुविधा हो गया है कि ऑटो ट्यून लगा के लोग गा रहे हैं, तो उस चीज़ों को स्टूडियो में जिनको मतलब गाने की, जो भी आपने कहा युवा पीढ़ी को इंटरेस्ट है, तो ऐसे बहुत सारे युवा हैं जिनको गाने का इंटरेस्ट है, थोड़ी मोड़ी मतलब उन्होंने सीखा और पूरी शिक्षा नहीं ली, वो भी आज स्टूडियो में बहुत बेफिक्र गा रहे हैं और बहुत अच्छे से गा रहे हैं। इसका सारा श्रेय जो है टेक्निकल को जाता है, कहते हैं ऑटो ट्यून। तो आज गाना देखा जाए तो अपने आप में बहुत कठिन भी है और सरल भी है, तो वो आर्टिस्ट के ऊपर है कि आप कितने अच्छे से अपने गाने को निभाते हैं, तो उस चीज़ों को मेंटेन करके चलना पड़ता है। गायन को अगर कोई प्रोफेशन चुनता है तो क्योंकि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि जिस चीज़ को चुना है कहीं ना कहीं उससे इतनी इनकम तो हो पाए कि हमारा परिवार अच्छे से चले और कुछ हमारी ख्वाहिशें पूरी हो जाए, तो क्या गायन ऐसा क्षेत्र है कि अगर आज की पीढ़ी उसमें कदम रखेगी तो उसको एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन मिलेगा और परिवार की तरफ से भी रहेगा कि नहीं बेटा अच्छा, बेटी अच्छा कर रही हो तुम, मतलब इनकम भी आ रही है। जी हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो मैंने कहा कि बचपन से हर एक क्षेत्र में लोगों का इंटरेस्ट होता है, तो म्यूज़िक एक ऐसा चीज़ है कि आज हर स्कूल में एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी लोग खोजते हैं, तो आज उसे लेके हर स्कूल में म्यूज़िक टीचर का काफ़ी मतलब प्रचलन आ गया है और सारे लोग म्यूज़िक टीचर की खोज कर रहे हैं। तो इससे अच्छा बेटर चांस मुझे नहीं लगता है कि म्यूज़िक के लिए म्यूज़िक टीचर हो या फिर कंसर्ट कर रहे हो, कि तो रॉयल लाइफ में रॉयल इनकम का श्रेय किया गया है म्यूज़िक फील्ड के लिए, लोगों के लिए। तो ये बहुत ही है, इसमें कोई ये नहीं है, आराम से बहुत अर्न कर सकते हैं और गवर्नमेंट भी इसमें भी बहुत सपोर्ट करते हैं। आपको गवर्नमेंट प्रोग्राम हो गया, बहुत ऐसी संस्थाएं हैं जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है और उन्हें भुगतान जो मिल रही है, राशि मिल रही है, तो दोनों में बहुत अच्छा, हाँ, संभावना बहुत सपोर्टिंग है सारे लोगों से, फैमिली भी बहुत बिल्कुल खुश होते हैं। बिल्कुल अमृता हाँ, जी, अब चूंकि वक्त हो गया है कार्यक्रम के समाप्ति की ओर, लेकिन हम चाहेंगे जाने से पहले अगर आपके जहन में आपको याद हो तो कोई एक भोजपुरी या मगही लोकगीत अगर आप गुनगुना सके। जी जी। अमवा महुआ वाके झूमे डरिया, ए हो अमवा महुआ वाके झूमे डरिया, तनी तकन बलमुआ हमार ओरिया, तनी तकन बलमुआ हमार ओरिया, ए हो अमवा महुआ वाके झूमे डरिया, ए हो अमवा महुआ वाके झूमे डरिया,
तनी ताकना बलमुआ हमार ओरिया, तनी ताकना बलमुआ हमार ओरिया। क्या बात है अमृता जी, बहुत शानदार, बहुत सुरीली आवाज है आपकी और हमारे दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए होंगे और हम तो आनंदित हो ही गए हैं। आपने एक्सप्रेशन भी देखा, क्या खूबसूरत एक्सप्रेशन के साथ इन्होंने गाना गाया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे सुबह को एकदम यादगार बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी।